तो हम नेक्स्ट चैप्टर जो अभी अभी हम लोग का बैंकिंग सिस्टम ही चल रहा है। तो बैंकिंग सिस्टम में हम लोग इसके पहले जो है डीएसआईबी के बारे में पढ़े थे, और अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करने वाले थे। जो पिछले चैप्टर में हम बात कर लिए थे कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट होगा। जी, मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है ये आरबीआई का टूल होता है। और आरबीआई इसमें क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी में मनी, मॉनेटरी मतलब मनी का सप्लाई कितना रखना है इकॉनमी में और कितना बढ़ाना है, मतलब उसको कम करना बढ़ाना है, ये चीज़ें हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में आता है। अब मनी को बढ़ाया और घटाया क्यों जाता है? देखिए, मनी का जो फैक्टर होता है ना, वो इकॉनमी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। मनी से ही सारी इकॉनमी चलती है। अगर इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन है, महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इसको कंट्रोल करना है तो भी मनी सप्लाई का ही रोल है। या तो फिर रुपीज़ की वैल्यू एक्सपोर्ट इंपोर्ट को करना है, बढ़ाना है, या एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, या इंपोर्ट को बढ़ाना है, या घटाना बढ़ाना जो भी करना है वो भी आपका मॉनेटरी पॉलिसी ही डिसाइड करता है। उसी के ही नॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से रुपीज़ एप्रिसिएट होती है, डेप्रिसिएट होती है, डिवैल्यूएशन, ये सब चीज़ें उसी फैक्टर से ही लिंक है, मॉनेटरी पॉलिसी से ही लिंक है। हम हमेशा से न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं रेपो रेट बढ़ गया, घट गया। ये रेपो रेट बढ़ता घटता क्यों है? ये इन्फ्लेशन को ही टैकल करने के लिए बढ़ता है, और इसमें ही आपका मॉनेटरी पॉलिसी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है वो फिजिकल पॉलिसी पे होता है, जिसमें वो आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को देखता है, जिसमें हम लोग डेफिसिट पढ़ते हैं, सरप्लस पढ़ते हैं, वो उसमें कवर होता है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी जो मनी से रिलेटेड सप्लाई कितना रखना है इकॉनमी में, वो सारा काम आरबीआई करता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू ये सब काम करता है। अब हम मनी सप्लाई, अब मॉनेटरी पॉलिसी किस टाइप की होती हैं, मतलब कितने टाइप की होती हैं और क्या क्या इनका रोल होता है, इकॉनमी में कितना फ़र्क डालती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। देखिए, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव होता है, एक होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। तो हम पहले क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, क्वालिटेटिव की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। अभी हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। अब क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि जिसका, देखिए, क्वांटिटी मतलब हमको इसमें कुछ क्वांटिटी रखना है, जैसे कितना परसेंट रखना है, ये क्वांटिटेटिव, ये चीज़ क्वांटिटी मेंटेन करती है। क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं इसको? इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। इसका डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे इनडायरेक्टली होता है। क्या पता ये चीज़ें अप्लाई हो या ना हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ये बैंकों को कुछ प्रोविजंस दी जाती हैं जिसमें बैंक अगर फॉलो करे तो ठीक है, वरना अदरवाइज ये चीज़ें नहीं अप्लाई हो पाती हैं। तो ये इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। ठीक है, ये जनरल होता है, नॉन सेलेक्टिव, किसी को ये सेलेक्ट करके नहीं होता, ये जनरली सबके पर अप्लाई होता है। सारे बैंकों को एक साथ लेके कंसीडर किया जाता है क्वांटिटेटिव मेथड में। अगर 4%, 5% अगर कोई भी चीज़ें रखी जा रही हैं तो वो सारे बैंकों के लिए सेम होता है। ठीक है, तो ये सारे बैंकों पे एक साथ अप्लाई होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हम लोग पढ़े थे इसके पहले। उसमें क्या होता था, रेपो रेट को कम करना बढ़ाना, ये चीज़ें होती थी। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता था मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? देखिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो होता था उसमें क्या होता था, एसएलआर को हम यूज़ कर सकते थे। बैंक जो है वो एसएलआर को यूज़ करके आरबीआई से वो लोन उठाती। ठीक है, अब उसमें क्या था कि 1 करोड़ या उसके मल्टीप्लायर से ही वो लोन उठा सकती थी। 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ ऐसे उठा सकती थी। रेपो रेट में ऐसा नहीं था। रेपो रेट में क्या होता है कि 5 करोड़ या उसके मल्टीप्लायर होते थे, इसमें से 5 करोड़ हो गया, 5 का मल्टीप्लायर 10 हो गया, 15 हो गया, ऐसे उठा सकता था वो, मतलब रेपो रेट पे बैंक उठा सकता था। ठीक है, अब एमएसएफ में ये चीज़ था कि केवल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक ही एलिजिबल है, बाकी कोई बैंक एलिजिबल नहीं था उसमें। ठीक है, और लिमिट ये था कि उसका जो भी एनडीटीएल है, एनडीटीएल के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़, उसका 2% ही वो उठा सकता है, उतने के लिए ही एलिजिबल है, और वो ओवरनाइट बोरोइंग है। ठीक है, अब यही चीज़ें रेपो रेट में ये चीज़ें नहीं थी। रेपो रेट में क्या है कि कोई अपर लिमिट नहीं है, बट कि एमएसएफ में आपको 2% की लिमिट लगा दी जाती है एनडीटीएल का, ये आपको रेपो रेट में नहीं मिलेगा देखने को। और रेपो रेट ये होता है ओवरनाइट, और रेपो रेट होता है 7 डेज, 14 डेज, वो शॉर्ट टर्म का होता है। ठीक है, और रेपो रेट में क्या होता था, आपको सारी गवर्नमेंट की एजेंसी, आरबीआई भी, सब कुछ, मतलब जितनी भी आरबीआई की क्लाइंट हैं या फिर गवर्नमेंट एजेंसी है, सब कोई जितने भी हैं, एलआईसी हो गया, एनबीएफसी हो गया, सब कोई एलिजिबल है। लेकिन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक ही केवल एलिजिबल हैं आपको एमएसएफ के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस थे कुछ उसके। ठीक, तो इसमें हम देख लिए। अब हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ, क्वांटिटेटिव की बात कर रहे थे, जिसमें एलएएफ जो कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी था, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी था। ये दो चीज़ें हम लोग इसमें देखे थे। अब ये क्या होता है लिक्विडिटी? जैसे कि मान लीजिए
कोई भी चीज़ें डिक्रीज़ करना इंक्रीज करना, जैसे कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के लिए लिक्विडिटी मतलब लिक्विड मतलब पैसा, पैसा मार्केट में कितना रखना है कितना कम करना, ये चीज़ें होता है। ये बैंकों पे मान लीजिए हो गया कि 40 आपको 4% का मेंटेन करना है आपको, जैसे कि रेपो रेट को हो गया 4% रख दिया गया, ठीक है। अगर 4% रखा गया तो ये सारे बैंकों के लिए अप्लाई है, जनरल है ये चीज़ें, और कोई एक पर्टिकुलर बैंक को नहीं बोला जा रहा है, ये सब पे है। अब उससे क्या होता है कि लोगों पे पता नहीं ये डायरेक्टली असर करेगा कि नहीं, लोग अगर लेते हैं कि नहीं लेते हैं बैंक पैसा, ये चीज़ें होती हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि बैंक जो होती हैं वो इस चीज़ को परफॉर्म कर रही हैं सही से नहीं, उस पर भी चेक एंड बैलेंस लगता है। तो मतलब ये होता है कि ये चीज़ें कम करने से डायरेक्टली उतना असर नहीं कर पाता, ये इनडायरेक्टली ही काम करता है, क्योंकि ये जनरल बात कर रहा है, ये आपका जनरली पूरे बैंक पे ये चीज़ अप्लाई हो रही हैं। तो अब इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है कि जैसे कि कुछ इसके जैसे मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं। कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक के कुछ अपने डिसीजन होते हैं। अब 4% का रेपो रेट रख लिया, कुछ बैंक होती हैं जो 5% पे दे रही हैं, कुछ 6% पे दे रही हैं, कुछ बैंक 4% पे ही दे रही हैं। तो ये क्या होता है, ये बैंकों पे भी कुछ उसकी पॉलिसी होती है जो उसके पे अप्लाई होता है, तो ये डायरेक्टली काम नहीं कर पाता है, इनडायरेक्टली ही काम करता है, ठीक है। ये चीज़ें हम देख लिए, ठीक है। अब क्वालिटेटिव में जाते हैं। ये क्वालिटेटिव जो होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है, और क्वालिटेटिव का असर डायरेक्टली दिखता है। और कैसे दिखता है अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ सेलेक्टिव टूल्स होते हैं और कुछ डायरेक्ट टूल्स होते हैं, ठीक है। अब इसके सेलेक्टिव टूल्स क्या होते हैं, अब सेलेक्टिव टूल्स और डायरेक्ट टूल्स का क्या मतलब है कि मतलब कुछ पर्टिकुलर सेक्टर को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। अब कुछ सेक्टर मतलब कि हो सकता है आप हाउसिंग को सेलेक्ट कर लिए या फिर इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर लिए कि इनको इतना ही लोन देना है, 5% तक का ही लोन देना है, इनको 10% तक का ही लोन देना है, ये हम सेलेक्ट कर लिए। तो अब डायरेक्ट ये इंडस्ट्री को असर डाल रहा है और ये डायरेक्ट हाउसिंग को असर डाल रहा है, ये डायरेक्टली हो रहा है। और सेलेक्टिव क्यों है, क्योंकि हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं फिर या फिर इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सेलेक्टिव और डायरेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग ले सकते हैं इसमें, पहला है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसमें क्या मतलब है, जैसे कि आपने कोई सिक्योरिटी परचेस किया है, आपके पास शेयर है, कोई भी आपका बैंक, कोई भी आप कंपनी में शेयर आपका 20% है, ठीक है। अब इस 20% शेयर को आप कोलेट्रल एज ए कोलेट्रल यूज़ करते हैं। कोलेट्रल क्या होता है, जैसे बैंक से आप अगर पैसा लेते हैं तो बैंक को कुछ गिरवी रखते हैं, इसी को कोलेट्रल बोलते हैं, इसी को मॉर्टगेज बोलते हैं। कोलेट्रल इसको बोलते हैं ताकि इसको गिरवी रख के आप पैसे उठा रहे हैं। अब इस कोलेट्रल का, इस शेयर का, आपके पास 20% का शेयर था, अब इस 20% के शेयर का कुछ पोर्शन जो मार्जिन होता है वो बैंक अपने पास रखती है और कुछ परसेंट जो होता है वो बैंक, वो जो है पर्सन को लोन देगी। सी, अगर बैंक चाहेगी, अगर कोई पॉलिसी आरबीआई का आया और उसने बोला कि आप 30% मार्जिन अपने पास रखेंगे, 70% ही एलिजिबल है लोन के लिए, तो अब वो कोई पर्सन है वो 70% ही लोन ले सकता है। सी, अगर इसी परसेंटेज को बढ़ा दिया गया और ये बोला गया 40% जो है ये मार्जिन रखा जाएगा और 60% लोन दिया जाएगा, तो क्या ये डायरेक्टली असर डाल रहा है? यस, डायरेक्टली असर डाल रहा है, क्योंकि अब 60% ही लोन उठा सकते हैं। पहले हम उसी का 70% उठाते थे, अब हम 60% लोन उठा रहे हैं, ये डायरेक्टली असर डाल रहा है। तो ये हमारा जो शेयर होता है उसको हम गिरवी रख के कोलेट्रल एज ए कोलेट्रल यूज़ करके लोन लेते हैं, तो उसके लिए ये लगता है लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी, इसको हम लोग LAS बोलते हैं, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, ठीक है। ये पहला आपका हो गया, ठीक है। अब हम सेकेंड बात करेंगे। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है आपका लोन टू वैल्यू रेशियो, अब LTV इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्वालिटेटिव के अंदर में हम सारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। LTV, लोन टू वैल्यू रेशियो, ठीक है। लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होता है, इसमें भी सेम वही है, सिक्योरिटी, बस उसमें सिक्योरिटी एज ए कोलेट्रल यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं कोलेट्रल। जैसे कि आप कोई घर, आपका कोई ज़मीन है, ठीक है, प्रॉपर्टी है आपका कोई, इस प्रॉपर्टी को आप एज ए कोलेट्रल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब कोलेट्रल यूज़ करने पे बैंक बोला कि इसका 50% ही लोन दे सकते हैं, जितने की ये प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसका 50% लोन दे सकते हैं, तो लोन मिल जाता है। अगर आरबीआई बोला कि ये इसका 40% ही लोन दिया जा सकता है, बाकी का नहीं दिया जा सकता इस प्रॉपर्टी का, तो फिर आपका वही लोन का वैल्यू घट गया, अब आप 40% ही लोन उठाते हैं। तो ये डायरेक्टली एक पर्टिकुलर सेक्शन को कवर किया जा रहा है। इसमें सिक्योरिटी को पहले में किया जाता है LAS में, LTV में आपको डायरेक्टली कोलेट्रल जो कि आपका कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको डायरेक्टली असर डाल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका LTV होता है जो डायरेक्टली कोलेट्रल एज अ कोलेट्रल यूज़ होता है, जो आपका डायरेक्टली असर डालता है अगर आरबीआई इस कोलेट्रल की वैल्यू को कम कर देता है, ठीक है। पहले में क्या था, मार्जिन बढ़ाना था, अगर बढ़ा दिया मार्जिन तो आपको दिक्कत है। इसमें क्या है
कि आपके कोलेटरल की वैल्यू को घटा रहा है तो दिक्कत है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब हम अगला पढ़ेंगे कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। अब कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल क्या है कि अगर आरबीआई फिक्स कर दिया किसी पर्टिकुलर बैंक को कि आप किसी भी चीज़ का, जैसे कि आप अगर कार ले रहे हैं, ठीक है, कार लेते हैं तो डायरेक्टली कुछ ईएमआई पे कार लेते हैं तो उसका डाउन पेमेंट होता है, ठीक है। अगर इसका डाउन पेमेंट आरबीआई बढ़ा दे रही है या घटा दे रही है तो क्या ये डायरेक्टली असर डालेगा? जी हाँ, डायरेक्टली असर डालेगा ये। तो ये कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल होता है। यानी कि इसमें क्या करता है, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल में क्या होता है कि आपके डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट को, जो इंस्टॉलमेंट होता है उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है, डायरेक्टली असर डालता है। अब रैशनिंग क्या होता है? रैशनिंग क्या होता है? ये सीलिंग लगाया था सेक्टर में, जैसे कि रैशनिंग में कहते हैं क्या, जैसे कि इसमें पीएसएल आ जाता है। पीएसएल के बारे में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है, उसके बारे में भी देखते हैं। देखिए इसके बाद है आपका रैशनिंग, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब इसमें क्या होता है, पीएसएल आ गया। पीएसएल क्या होता है? पर्टिकुलर सेक्टर का होता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, हाउ एजुकेशन हो गया। इसमें आपको इतना 10% लोन देना, इसमें 20% लोन देना, इसमें 30% लोन देना, या फिर इसमें 20% देना। ये चीज़ें डिसाइड करता है आरबीआई। तो जिस सेक्टर में लोन जितना ज़्यादा मिलेगा उस सेक्टर को उतना ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो ये चीज़ें चलती हैं, वो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। पीएसएल के बारे में अभी हम आगे भी बात करेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है, तो उसमें देख लेंगे हम। इसमें अभी इतना समझिए कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है रैशनिंग के अंदर में आता है, ठीक है। अगला होता है मोरल सुएशन। देखिए मोरल सुएशन का डायरेक्टली असर नहीं होता, लेकिन इसको इस कैटेगरी में रखा जाता है। बट इसमें क्या होता है कि ये मोरली जो है आरबीआई बोलता है कि आपको ऐसा करना है। ये एकदम से ऑब्लाइज नहीं होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता है, ये मोरली बोलता है। जैसे कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल देता है कि आपको रिक्वेस्ट करता है आरबीआई कि आप जो है अपने लोन का कुछ अमाउंट इस पर्टिकुलर सेक्टर में दीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में दीजिए, या फिर मतलब इसमें एक तरह से आप कॉपरेशन की बात करता है आरबीआई कि आप इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में दे दीजिए, एलाइड सेक्टर में दे दीजिए। तो ये आरबीआई जो है कॉपरेट करने के लिए बोलता है बैंकों को, ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है? डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है कि इसमें जैसे अगर कोई भी चीज़ है, जैसे बैंक का कोई चीज़ है, अगर वो नहीं अगर वो उस पर्टिकुलर नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है बैंक, अगर आरबीआई के नॉर्म्स को पर्टिकुलर बैंक अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगाया जाता है। तो ये डायरेक्टली एक्शन होता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन जो है ये आपका आरबीआई करता है। तो ये जितने चीज़ें हम पढ़ें, जैसे कि ये क्वालिटेटिव की तो बात हम ये कर रहे हैं पर्टिकुलर, क्वान्टिटेटिव तो पहले ही देख लीजिए। क्वालिटेटिव में क्या क्या पढ़े हम लोग? एलटीवी पढ़े, एलएएस पढ़े, ये लोन टू वैल्यू, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, फिर हम लोग पढ़े थे कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद से हम लोग मोरल सुएशन पढ़े थे, रैशनिंग पढ़े थे, और ये डायरेक्ट एक्शन पढ़े थे जिसमें बैंक जो है वो लाइसेंस को कैंसिल कर देता है अगर आरबीआई के नॉर्म्स को, अगर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है अगर कोई बैंक, ठीक है। ये चीज़ें पढ़े। तो ये पर्टिकुलर चीज़ था जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेज़र होता है, ठीक है। तो इसको आप अगर पर्टिकुलर चीज़ों को लिख लेंगे अगर पॉज करके तो ठीक रहेगा, क्योंकि नोट्स अभी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप पेन और कॉपी के साथ अगर बैठेंगे तो पर्टिकुलर चीज़ों को लिख लेंगे। कहीं डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, आई विल कवर, बट अभी आपको पर्टिकुलर ये चीज़ें करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और हम बात करेंगे कि मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई जैसे कि मान लीजिए ये जितने भी चीज़ें हैं, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड कर रहा है गवर्नमेंट, ये आरबीआई, ये मनी सप्लाई को नज़र रखते ही कर रहा है। तो मनी सप्लाई भी हम इसमें, अगर मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो मनी सप्लाई को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे कि पीएसएल क्या होता है, ठीक है। तो उसमें देखते हैं हम, ठीक।